नमस्कार दोस्तों, मैं पी के शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपकी अपनी SBN ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज में। दोस्तों, आज का ये वीडियो 10th क्लास वाले CBSE और राजस्थान बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो लेक्चर में हम राजस्थान बोर्ड की 10th क्लास की फर्स्ट पोएम है 10 टॉप प्रश्नों उसके क्वेश्चन आंसर्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए 10 टॉप प्रश्नों पोएम के समस्त प्रकार के क्वेश्चन आंसर्स जो है उसको अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ ए 10 टॉप प्रश्नों। 10 टॉप प्रश्नों क्या होती है। मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में सबसे पहला इसका जो वीडियो लेक्चर है पहला भाग, उसमें 10 टॉप प्रश्नों क्या होती है पोएम की डिस्क्रिप्शन जब मैंने आपको दिया था, डिटेल आपको दी थी, तब मैंने आपको समझाया था, वो आपको याद रखना है। चलिए, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में इस पोएम के दोनों वीडियो की लिंक दी हुई है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, व्हाट इज ए 10 टॉप प्रश्नों। बर्फ की धूल क्या होती है। व्हाट डज द पोइट से, कवि क्या कहता है। हैज चेंज्ड हिज मूड, देखो द पोइट से हैज चेंज्ड हिज मूड, कवि क्या कहता है, हैज चेंज हिज मूड, उसकी मनोदशा बदल गई है, कवि की मनोदशा बदल गई है, इस बारे में कवि क्या कहता है। ठीक है ना, देखिए, अर्थात कवि के कहने के अनुसार उसका मूड बदल गया है। कैसे बदल गया बताइए। हाउ हैज़ द पोइट्स मूड चेंज, कवि का जो मूड है वो कैसे चेंज हुआ। तो देखिए, पहली बात तो 10 टॉप प्रश्नों क्या होता है उसके बारे में लिखेंगे अपन। तो ये 10 टॉप प्रश्नों व्हाट वाले प्रश्नों के आंसर में आपको नॉन लिविंग फ्रेज लिखनी होती है। जैसा कि मैंने आपको जब अनसीन पैसेज सॉल्व करना सिखाया तो वहाँ पर समस्त प्रकार के WH वर्ड्स का आंसर कैसे देना होता है वो मैंने सिखाया हुआ है। अगर आपने वो सारी चीज़ें नहीं देखी है, वो बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियो नहीं देखे, तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप उन सारे वीडियोज़ को एक बार देखिए ताकि आप अच्छे से सीख पाओगे क्वेश्चन आंसर्स अटैम्प्ट करते समय कौन से WH वर्ड के प्रश्न के उत्तर में क्या लिखा जाता है वो आप अच्छे से कर पाओ। तो व्हाट वाले क्वेश्चंस के आंसर्स में हमेशा नॉन लिविंग फ्रेज लिखी जाती है, इसका याद रखिए आप। तो ये 10 टॉप प्रश्न क्या होता है, इज़ द कलेक्शन ऑफ स्मॉल स्नो पार्टिकल्स। तो यही बात मैंने आपको वीडियो लेक्चर में शुरू में बताई थी कि एक 10 टॉप प्रश्न क्या होती है, कलेक्शन ऑफ स्मॉल स्नो पार्टिकल्स। स्मॉल छोटे छोटे, स्नो माने बर्फ के, पार्टिकल्स यानी कण, छोटे छोटे बर्फ के कणों का एक संग्रह होता है। दैट जो रिमेन टुगेदर, जो क्या रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। याद रखना, दैट का प्रयोग जब सेंटेंस के बीच में हो रहा हो और दैट के बाद कोई सेंटेंस दूसरा स्टार्टिंग से शुरू हो रहा हो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस प्रकार से आ रहा हो, तब तो दैट की का अर्थ देता है। और दैट के बाद डायरेक्ट कोई नाउन आ जाए, दैट के बाद डायरेक्ट कोई वर्ब आ जाए, इस तरह से आ जाए तो दैट रिमेन टुगेदर, तो दैट के बाद करता नहीं है, सीधी ही कोई वर्ब आ जाए तो दैट वहाँ पर जो का अर्थ देता है, जैसा कि यहाँ पे दे रहा है। ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट बड़े काम की है, आप इनको ध्यान से सुनते जाइए, समझते जाइए। तो एक 10 टॉप प्रश्नों क्या होती है, एक 10 टॉप प्रश्नों छोटे छोटे बर्फ के कणों का एक संग्रह होती है जो साथ साथ रहते हैं। यानी कि बर्फ के बेस छोटे छोटे कणों का कलेक्शन, इकट्ठे एक साथ होने वाले वे सारे बर्फ के कण जो एक साथ रहते हैं, साथ साथ जुड़े रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, 10 टॉप प्रश्नों। आप ये मत सोचना कि मैंने तो ये कहा था कि आपको कर्ता के बाद में पीछे पीछे आ जाना है, तो पीछे पीछे इसका यहाँ पर है पार्टिकल्स है ना, यहाँ पर है इसका लास्ट पॉइंट, क्योंकि दैट के बाद तो एक और क्लॉज इसके अंदर ऐड हो रहा है, इसलिए तो इसकी जो अर्थ है उसको सेपरेट बोलना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है 10 टॉप प्रश्न क्या होती है। अब इसके बाद आगे है कि कवि के कथनानुसार किसने उसकी मनोदशा को बदल दिया, मतलब किसने बदल दिया और कैसे बदल दिया। ठीक है ना। तो देखिए, तो दूसरा प्रश्न है, किसने बदल दिया उसकी मनोदशा को और कैसे बदल दिया। द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट, ये इतनी बड़ी फ्रेज जो है वो कर्ता का काम कर रही है। फ्रेज क्या होती है, एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने जो शब्द होते हैं वो फ्रेज कहलाते हैं। तो इसमें कितने सारे शब्द हैं। तो अब मैं इसका अर्थ पीछे से लूँगा, क्योंकि मैंने आपसे क्या रखा है कि ऑफ से जुड़ने वाली फ्रेज का अर्थ पीछे से लिया जाता है। तो ये ऑफ से जुड़ी हुई फ्रेज है ना, तो कवि पर बर्फ की धूल का गिरना, समझ रहे हो मैं कैसे अर्थ कर रहा हूँ। कवि पर बर्फ की धूल का गिरना, गिरने ने है चेंज हिज मूड, उसका मूड बदल दिया है। तो किसने बदल दिया, कवि पर बर्फ की धूल के गिरने ने कवि के मूड को बदल दिया। अब कैसे बदल दिया वो देखिए।
फर्स्ट द पोइट वाज इन ए सैड मूड। सबसे पहले तो पोइट क्या था, इन ए सैड मूड, कैसी अवस्था में था, उदास मनोदशा में था, दुखी मनोदशा में था, है ना। बट आफ्टर द फॉलिंग ऑफ स्नो डस्ट, लेकिन किसके बाद में, देखो आफ्टर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। हालांकि यहाँ पर द इसके साथ में यूज हो गया तो फॉलिंग नाउन का काम कर रहा है एक तरह से, है ना। यहाँ पे वर्ब नहीं है, याद रखना फॉलिंग, क्योंकि वर्ब के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, वर्ब के पहले आर्टिकल लग गया तो वो नाउन बन जाती है। तो बट द आफ्टर द फॉलिंग ऑफ स्नो डस्ट, लेकिन स्नो डस्ट के गिरने के बाद, ऑन हिम, उस पर, लेकिन उस पर बर्फ़ की धूल गिरने के बाद, ही मेड यूज, उसने काम में लिया, ऑफ इस टाइम, अपने इस समय को। लेकिन उसने बर्फ़ की धूल गिरने के बाद में अपने समय को काम में लिया। तो इस प्रकार से कैसे बदला, वो लिख दिया, किसने बदला वो लिख दिया, और क्या होता है डस्ट उसने वो लिख दिया। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा पहला प्रश्न का उत्तर। आप इनको लिखोगे कैसे, आप पहले इसको पढ़िए, मेरी ऑडियो वीडियो को देखिए, उसके बाद एक बार फिर से नोट्स के PDF फॉर्मेट में जा कर के वहाँ पे इसको पढ़िए, फिर इसको कॉपी में बिना देखे लिखिए, फिर मिलान करिए। अगर आपकी मीनिंग्स में गलती है तो उसको निकालिए। इस तरह से लिख लिख के याद करोगे तब जाकर आपको ये चीज़ें याद होंगी। इस समय स्कूल तो खुले हुए है नहीं है, इस वजह से आपको समय का पूरा सदुपयोग करना चाहिए, आपको अधिक से अधिक समय देना चाहिए याद करने में। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाउ डज फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट कौन है, कवि है इसका, तो द पोइट भी आ सकता है इसके स्थान पे, है ना। तो कवि कैसे प्रेजेंट मंथ प्रस्तुत करता है, नेचर मंथ, प्रकृति को, इन दिस पोएम। इस कविता में कवि प्रकृति को किस प्रकार से प्रस्तुत करता है वो बताइए। तो फ्रॉस्ट आ जाए तो फ्रॉस्ट लिखना, द पोइट आ जाए तो द पोइट लिखना। प्रेजेंट्स याद रखिए, डज के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म दे रखी हो किसी प्रश्न में, उत्तर देते समय डज को हटा करके उस वर्ब में ऐसे ही एस लगा देते हैं, तो प्रेजेंट्स हो गया। फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स नेचर, फ्रॉस्ट प्रकृति को प्रस्तुत करता है इन एन आर्टिस्टिक एंड ए सिम्बॉलिक वे, किस रूप में, एक आर्टिस्टिक और एक सिम्बॉलिक वे के रूप में, यानी कि एक कलात्मक और एक प्रतीकात्मक तरीके से। आर्टिस्टिक यानी कलात्मक, सिम्बॉलिक यानी प्रतीकात्मक वे यानी तरीका। तो कवि प्रकृति को एक कलात्मक और एक प्रतीकात्मक तरीके के रूप में प्रस्तुत करता है। ही यूजेज क्रो एंड ए हेमलॉक ट्री, वो क्रो को और हेमलॉक ट्री को यूज करता है किसके रूप में, एजमन के रूप में, एन इमेज ऑफ सैडनेस, उदासी की इमेज के रूप में, उदासी की छवि के रूप में। तो एक उदासी की एक छवि के रूप में वो किसका प्रयोग करता है, कोए का और हेमलॉक ट्री का प्रयोग करता है। इस प्रकार से वो प्रकृति को प्रस्तुत कर रहा है। अगला प्रश्न है, व्हाट इमेज, किस प्रकार की छवि कम आती है टू योर माइंड, आपके दिमाग में, आपके दिमाग में किस प्रकार की छवि आती है। व्हेन यू थिंक ऑफ ए क्रो, जब आप एक क्रो के बारे में सोचते हो, जब आप किसी कोई के बारे में सोचते हो तो आपको आपके दिमाग में किस प्रकार की इमेज उभर के आती है एक तरह से। तो अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो, क्योंकि यहाँ पर आप अगर CBSE बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए विशेषकर ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए। तो व्हेन आई थिंक, याद रखिए प्रश्न में अगर यू आ जाता है तो उत्तर देते समय आई में बदल देते हैं। मैंने आपको उन सारे बेसिक सेंटेंस के आंसर देने वाले जो रूल है अनसीन पैसेज को सॉल्व करने वाले, उनमें ये चीज़ सिखाई थी। तो जब आई थिंक ऑफ ए क्रो, तो व्हेन से जुड़ने वाला क्लॉज प्रश्न में अगर दे रखा हो कभी इस प्रकार के, तो उत्तर देते समय आप उसको जो का तो लिख दो। तो व्हेन यू को आई में बदल दिया, थिंक ऑफ ए क्रो। जब मैं कोई के बारे में सोचता हूँ, कैसी इमेज आती है उसके दिमाग में, देखिए या अपने दिमाग में ऐसी इमेज आती है। इट ब्रिंग्स द इमेज ऑफ सैडनेस, तो ये उदासी की छवि लाता है, ब्रिंग्स में लाता है, एंड लॉस टू आवर माइंड, और हमारे माइंड को और हमारे जो दिमाग है उसके किसकी लॉस, क्षति। ठीक है ना। तो यहाँ पर दो चीज़ें आप इसमें देखिए, एक तो उदासी की छवि हमारे दिमाग में लाता है वो, ठीक है ना, उदासी की तस्वीर हमारे दिमाग में लाता है, एंड लॉस टू आवर माइंड, और हमारे मस्तिष्क में नुकसान की भी, क्षति यानी नुकसान। तो हमारे दिमाग में नुकसान और उदासी की तस्वीर लेकर के आता है कौन, क्रो। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री क्या होता है। वाई डज नॉट द पोइट राइट, कवि क्यों नहीं लिखता है, डज नॉट राइट नहीं लिखता है, कवि क्यों नहीं लिखता है, अबाउट ए मोर ब्यूटीफुल ट्री, अबाउट मन के बारे में, ए मोर ब्यूटीफुल ट्री और अधिक सुंदर। मोर ब्यूटीफुल ट्री का मतलब है और अधिक सुंदर। तो कवि एक और अधिक सुंदर, सच एज माने जैसे कि ए मैपल है, मैपल का मतलब होता है, मैपल एक प्रकार का वो होता है
पेड़, ठीक है ना। और मैपल का मतलब होता है द्विफल, यानी उसमें दो फल आते हैं, इसलिए इसको द्विफली या द्विफल बोलते हैं। तो दो फलों वाला पेड़ होता है वो एक तरह से, तो उसमें दो फल एक साथ आते हैं, ठीक है ना। तो एक अधिक सुंदर पेड़ जैसे कि द्विफल या कोई एक बलूत का पेड़ हुआ या चीड़ का पेड़ हुआ, पाइनमान चीड़, तो चीड़ के, बलूत के या द्विफल के पेड़ के अधिक सुंदर है उनके बारे में क्यों नहीं लिखता, कभी हेमलॉक ट्री के बारे में क्यों लिखता है। तो देखिए हेमलॉक ट्री क्या होता है, पहले ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस ट्री। एक हेमलॉक का पेड़ एक पॉइजनस ट्री होता है, एक जहरीला पेड़ होता है, विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स, विद वन वाला वाली वाले, तो ये कैसा है, कैसा वाला, स्मॉल माने छोटे छोटे, वाइट माने सफ़ेद, फ्लावर्स एंड फूल, तो छोटे छोटे सफ़ेद फूलों वाला। तो हेमलॉक का ट्री छोटे छोटे सफ़ेद फूल वाला एक क्या होता है, बेसेला पादप होता है, बेसेला पेड़ होता है। अब कभी उनके बारे में क्यों नहीं लिखता और अधिक सुंदर पेड़ों के बारे में, इसी के बारे में क्यों लिखता है। देखिए, द पोएट डज नॉट राइट अबाउट द मोर ब्यूटीफुल ट्री। कभी अधिक सुंदर पेड़ों के बारे में नहीं लिखता है, क्योंकि वही वाले प्रश्न को उत्तर में कौन से दिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर देखो, ही सेड, क्योंकि वो उदास है, एंड ही कैन नॉट थिंक, और वो सोच नहीं सकता, ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर वस्तुओं के बारे में, इन ए सैड मूड, और एक उदास मूड में, एक उदास मुद्रा में कोई भी व्यक्ति अच्छी चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं सकता, इसलिए वो अच्छी चीज़ों के बारे में लिखता भी नहीं है, इसलिए उसने भी, कवि ने भी अच्छे पेड़ों के बारे में नहीं लिखा। अगला प्रश्न है, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट। क्रो और हेमलॉक जो है वो क्या, किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब है ना, जॉय का या सोरो का, खुशी का या दुख का, किसका प्रतिनिधित्व करते हैं दोनों। पहली बात तो, व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो शेक्स ऑफ ए हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर, और डस्ट ऑफ स्नो जो है वो जैसे शेक्स ऑफ ए हेमलॉक ट्री, तो एक हेमलॉक ट्री से जैसे एक डस्ट ऑफ स्नो को शेक्स ऑफ में गिराया जाता है, वो किसका प्रतीक है। व्हाट स्टैंड फॉर, किसका प्रतीक है, स्टैंड फॉर का मतलब होता है किसके लिए आया है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, किसका प्रतीक है वो। यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है सिंपल सेंटेंस में कि व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड फॉर, डस्ट ऑफ स्नो किसका प्रतीक है, ठीक है ना। व्हाट साइड ऑफ नेचर, प्रकृति का कौन सा पक्ष, डू क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट, हेमलॉक ट्री और क्रो प्रकृति का कौन सा पक्ष दर्शाते हैं, और डस्ट ऑफ स्नो प्रकृति का कौन सा पक्ष दर्शाती है। मैंने आपको वीडियो लेक्चर में समझाया था इस समय कि जो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या है, और हेमलॉक ट्री और क्रो किसको दर्शाते हैं। वो देखिए, अब आप उत्तर देने का समय आया तो, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट, बहुवचन हो गया तो रिप्रेजेंट रह गया, अगर एक वचन होता है इनमें से कोई एक को लेते तो रिप्रेजेंट्स होता है ना। तो कोआ और हेमलॉक जो है वो रिप्रेजेंट सोरो, दुख का प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट का मतलब प्रतिनिधित्व करना है ना। द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड्स फॉर, डस्ट ऑफ स्नो किसके लिए आया है, द रे ऑफ होप, आशा की किरण के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ की जो धूल है वो किसके लिए प्रयुक्त हुई है, आशा के लिए प्रयुक्त हुई है, आशा की किरण। इट मेक्स द पोइट वंस अगेन, क्योंकि ये मेक्स द पोइट वंस अगेन चेयरफुल, क्योंकि ये कवि को वंस अगेन मन एक बार फिर से चेयरफुल बना देता है, क्या बना देता है, चेयरफुल बना देता है, ठीक है ना। द क्रो रिप्रेजेंट्स द डार्क एंड सोरफुल साइड ऑफ नेचर। अगर प्रश्न आ गया कि प्रकृति के कौन से पक्ष को शो करते हैं, तो उसका उत्तर ये है कि क्रो रिप्रेजेंट द डार्क एंड सोरफुल साइड ऑफ नेचर, कि कोआ जो है वो प्रकृति के डार्क और सोरफुल यानी अंधकार युक्त और दुख का प्रतीक है, कहने का मतलब अंधकार और दुख का प्रतीक है प्रकृति के का। जबकि हेमलॉक जो है वो प्रेजेंट द पॉइजनस साइड ऑफ नेचर, हेमलॉक प्रकृति के विषैले पक्ष को, पॉइजनस साइड, हेमलॉक प्रकृति के विषैले पक्ष को प्रतिनिधित्व करता है। तो क्रो जो है वो प्रकृति के अंधेरे और आपका दुख में पक्ष जो है उसको प्रस्तुत करता है, और हेमलॉक जो है वो प्रकृति के जहरीले पक्ष को प्रस्तुत करता है, और डस्ट ऑफ स्नो जो है वो आशा की किरण के रूप के लिए प्रयुक्त हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द मूड, क्या मूड है यानी क्या मनोदशा है, ऑफ द पोइट, कवि की इन दिस पोएम, इस कविता में कवि की कैसी मनोदशा है, मतलब हाउ इज इट रिफ्लेक्टेड, और इसे कैसे दर्शाया गया है इस मनोदशा को। यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, हाउ वाज द मूड ऑफ द पोइट, कवि का मूड कैसा था बिफोर एंड आफ्टर,
पहले और बाद में द फॉलिंग ऑफ स्नो डस्ट, स्नो डस्ट के गिरने से पहले और गिरने के बाद कवि का मूड कैसा था, इसके बारे में बताइए। तो इन द पोएम, कविता में, बिफोर द फॉलिंग ऑफ स्नो डस्ट, स्नो डस्ट गिरने से पहले, द मूड ऑफ द पोइट, कवि का जो मूड था। एज में देखो, प्रश्न में एज आ जाए तो एज लिख देना, बाद जाए तो बाद लिख देना। यहाँ पे एज आया था तो मैंने एज लिख दिया, दूसरे वाले प्रश्न में बाद का यूज किया तो बाद लिख दिया, कोई एक लिखना है ना। तो कवि का मूड कैसा था, सैड था। ये हमने पोएम के डिस्क्रिप्शन में शुरू में डिटेल में पढ़ा था, इंट्रो में। बट आफ्टर द फॉलिंग ऑफ स्नो डस्ट, लेकिन स्नो डस्ट गिरने के बाद, द पोइट्स मूड चेंज, कवि का मूड बदल गया। ही बिकेम चीयरफुल, वो कैसा हो गया, प्रसन्न हो गया। ही डिसाइडेड टू यूटिलाइज, उसने डिसाइडेड मान निश्चय किया, टू यूटिलाइज मान सदुपयोग करने का, द रेस्ट ऑफ द डे, उसने दिन का शेष हिस्सा सदुपयोग करने का निश्चय किया। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेन थीम लिखिए, सेंट्रल आइडिया लिखिए पोएम का। तो थीम है, सेंट्रल आइडिया है, इस प्रकार के प्रश्न अपने आप इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो आपको देखो। राइट द मेन थीम, मुख्य विषय वस्तु लिखो, ये सेंट्रल आइडिया, मूल विचार लिखो ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो कविता का मूल विचार लिखो या मुख्य विषय वस्तु लिखो। तो द मेन थीम, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो कविता की मूल विषय वस्तु मानो चाहे मूल विचार मानो, क्या है कि यह है कि समटाइम्स, कभी कभी, सर्टेन, छोटी छोटी, अब एक चीज़ समझा देता हूँ आपको, समटाइम तो होता है कुछ समय, और समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। तो याद रखना, एस नहीं लगाया तो गड़बड़ हो जाएगी, एस लगाना पड़ेगा कभी कभी के अर्थ के लिए, है ना। तो कभी कभी सर्टेन सिंपल एक्शंस, कभी कभी निश्चित सिंपल एक्शंस, साधारण सी घटनाएं, लीव मान छोड़ देती है, लार्ज इफेक्ट, बहुत बड़ा प्रभाव ऑन ह्यूमन माइंड, मानव मस्तिष्क पर। तो कभी कभी छोटी छोटी निश्चित जो साधारण सी घटनाएं हैं वो मानव मस्तिष्क पर एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ देती है। दे कैन चेंज द मूड, वे मूड को बदल सकती है, और लाइफ या जीवन को बदल सकती है ऑफ ए पर्सन, और वे घटनाएं एक व्यक्ति के जीवन या मूड को बदल सकती है, मनोदशा को बदल सकती है। अगला प्रश्न है, व्हाट हैपन टू द पोइट, कवि को क्या हुआ अंडर ए हेमलॉक ट्री, एक कवि के साथ क्या हुआ अंडर ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ के नीचे। तो देखो, द पोइट वाज सिटिंग, कवि बैठा हुआ था, अंडर ए हेमलॉक ट्री, कवि एक हेमलॉक के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, इन ए सैड मूड, कैसी अवस्था में, सैड मूड में। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। अब देखो यहाँ पे कुछ समय अर्थ आया कि नहीं आया इसका, यहाँ पे कभी कभी है, यहाँ पे कुछ समय है, क्यों, क्योंकि एस लग गया तो कुछ कभी कभी, और नहीं लगाया तो कुछ समय हो गया। तो कुछ समय बाद एक क्रो, एक कोए ने शूक डाउन, हिला करके गिराई, क्या, डस्ट ऑफ स्नो, एक कोए ने डस्ट ऑफ स्नो हिला करके गिराई, कहाँ पर, ऑन द पोइट, पोइट पर। तो कुछ समय बाद एक कोए ने कवि पर डस्ट ऑफ स्नो हिला करके गिराई, इट चेंज द पोइट्स मूड, और इसने पोइट का मूड बदल दिया। ही बिकेम चीयरफुल, और वो कैसा हो गया, चीयरफुल हो गया, प्रसन्न हो गया। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इंस्पिरेशन, कौन सी प्रेरणा, डज द शेकिंग डाउन ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ की धूल के, शेकिंग डाउन मन गिरने ने, तो बर्फ की धूल के हिलकर गिरने ने कौन सी प्रेरणा गिव माने दी, किसको, पोइट को। द शेकिंग डाउन ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, ये इसका सब्जेक्ट है। कैसे पता लगा सब्जेक्ट का, देखो, डज इसकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है, और गिव इसकी मेन वर्ब यहाँ पर है ना, समझ मेरी बात को, ये तो गिव रही है ना, और ये डज रहा। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद में जितने भी शब्द होते हैं वो सब सब्जेक्ट होते हैं, तो इस तरह से इतना बड़ा इसका सब्जेक्ट है। तो द शेकिंग डाउन ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, सेंटेंस का पहला अक्षर हमसे कैपिटल लिखा जाता है, इसलिए टी कैपिटल हो गया यहाँ पर, दा का, है ना। तो बर्फ की धूल के गिरना क्या करती है, इंस्पायर्स, प्रेरित करती है, द पोइट कवि को, टू गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाने को बोलते हैं गेट रिड ऑफ, ये फ्रेज है पूरी, है ना, गेट रिड ऑफ। तो छुटकारा पाने के लिए, सैड थॉट्स, उदासी भरे विचारों से, एंड तो स्नो डस्ट जो थी यानी कि बर्फ़ की धूल जो थी उसके गिरने ने कवि को, गिरना जो है कवि को प्रेरित करती है, किसके लिए, सैड थॉट्स से छुटकारा पाने के लिए, एंड बिकम चीयरफुल, और चीयरफुल होने के लिए, यानी प्रसन्न होने के लिए, और उदासी भरे विचारों को त्याग देने के लिए, छुटकारा पाने के लिए ये स्नो डस्ट का गिरना उसको प्रेरित करती है। इन दी एंड, अंत में, द पोइट एन्जॉयज द रेस्ट ऑफ द डे, अंत में कवि जो है दिन का जो रेस्ट भाग है, शेष भाग है, उसको एंजॉय करता है, फुल ऑफ नेचर ब्यूटी, जो किससे भरा हुआ था,
प्राकृतिक सुंदरता से, तो प्राकृतिक सुंदरता से भरे हुए दिन के शेष भाग को वो एंजॉय करता है, आनंद लेता है। इस प्रकार से उसको प्रेरणा मिली। लास्ट प्रश्न देखिए 10वां इस पोइम का, व्हाट पार्ट ऑफ द पोएट्स डे, या विच पार्ट ऑफ द पोएट्स डे, कवि के दिन का कौन सा हिस्सा, दोनों का मतलब है कवि के दिन का, पोएट्स डे कवि के दिन का कौन सा हिस्सा बाद शेड्यूल में बचा लिया गया। इन व्हाट वाज इट बीइंग हेल्ड, इन व्हाट मतलब किसमें, इन व्हाट किसमें, वाज इट बीइंग हेल्ड और किस में इसे बीइंग हेल्ड व्यर्थ किया जा रहा था, और इसे किस में व्यर्थ किया जा रहा था, यानी दिन का जो हिस्सा वो किस में व्यर्थ किया जा रहा था। तो सम अनयूज्ड पार्ट ऑफ द पोएट्स डे, कवि के दिन का अनयूज पार्ट जो था कुछ, यानी कि जिसे में उसने काम में नहीं लिया था, ऐसा बिना उपयोग किए हुआ जो भाग था दिन का, सेव्ड वो बच गया। तो कौन सा हिस्सा बचा, दिन का वो हिस्सा जिसका कवि ने उपयोग ही नहीं किया था, वो वाला हिस्सा उसका बच गया था। नाउ ही कुड यूज, अब वो काम में ले सकता था, इट इसको फॉर सम यूजफुल एक्शंस, किसी कुछ उपयोगी, सम यूजफुल एक्शंस कुछ उपयोगी कार्यों के लिए वो उस दिन किसी हिस्से को काम में ले सकता था। इट वाज बीइंग हेल्ड, इसे व्यर्थ किया जा रहा था, इन रिग्रेट मतलब पछतावे में, बाय द पोएट, और कवि के द्वारा पछतावे में से व्यर्थ किया जा रहा था। ही वाज आइडलिंग अवे हिज टाइम, और वो अपना समय है उसको आइडलिंग अवे बर्बाद कर रहा था, व्यर्थ गवा रहा था, और वो अपने समय को व्यर्थ गवा रहा था। इस प्रकार से आपके इस पोएम के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स समाप्त होते हैं। हाँ, 2013 में जब सेकेंड एग्जामिनेशन लगी थी बोर्ड की, वहाँ पर इस पोएम में से केवल व्याख्या आई थी, और व्याख्या पूरे स्टैंजा पूरी पोएम के रूप में आया था, वो आई थी। तो इसमें आपको प्रत्येक पोएम के लास्ट में प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है 2013 से 2017 के बीच में जो एनसीईआरटी के पेपर लगे थे, उस दौरान जो प्रश्न पूछे गए उस पोएम में से, उस पोएट या उस चैप्टर में से, उन सभी का मैं आपको कलेक्शन साथ में देता रहूँगा। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पोएम हमारी कंप्लीट समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।